हेलो बच्चों। आज हमारा विषय है अधिगम अक्षमता यानी सीखने से संबंधित विकार। आज शिक्षा के सार्वभौमिककरण के प्रयास के तहत विशिष्ट शिक्षा को संप्रत्यय को बल मिला है। विशिष्ट शिक्षा यानी विशिष्ट बालकों जिनमें कोई विशिष्टता पाई जाती है उसे बल मिला है, लेकिन लोगों में अभी भी जागरूकता का अभाव है। विशिष्ट बालक कौन है और विशिष्टता के कितने प्रकार हैं, इस संदर्भ में या तो लोगों को जानकारी नहीं है या फिर अपूर्ण जानकारी है, यानी कि अधूरी जानकारी है। जैसे अस्थि विकलांगता यानी कि जैसे हड्डियां टूट जाना, चलने फिरने में दिक्कत आना, उसे कहते हैं अस्थि विकलांगता। फिर श्रवण विकलांगता, सुनने में दिक्कत, या वाणी विकलांगता, बोलने में समस्या आदि में से तो फिर भी लोग अंतर कर लेते हैं, यानी कि ये पहचाना जा सकता है कि फला व्यक्ति जो है वो अस्थि विकलांगता से प्रभावित है, तो ये बच्चा जो है वो श्रवण विकलांगता से प्रभावित है, या जो बोल नहीं पा रहा वो वाणी विकलांगता से प्रभावित है। तो इन सब में तो अंतर करना आसान है, किंतु मानसिक मंदता यानी मानसिक विकलांगता, अधिगम अक्षमता तथा पागलपन आदि की जानकारी उन्हें नहीं है। उन्हें नहीं पता कि मानसिक अक्षमता क्या होती है, मानसिक विकार क्या होते हैं, अधिगम अक्षमता क्या होती है और पागलपन क्या होता है। यानी कि वो तीनों को एक ही मान लेते हैं, चाहे वो मानसिक विकलांगता हो या अधिगम अक्षमता हो या पागलपन, उनके अनुसार तीनों एक ही है। सिर्फ वह शारीरिक विकलांगता में ही अंतर कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अधिगम अक्षमता का अर्थ एवं परिभाषा। अधिगम अक्षमता दो अलग अलग पदों से मिलकर बना हुआ है। किससे किससे? अधिगम, यह एक पद हो गया, दूसरा क्या है? अक्षमता, ये दूसरा पद हो गया। ये एक पद, ये दूसरा पद, दो पदों से मिलकर बना हुआ है। अधिगम शब्द का आशय सीखने से, इसका क्या अर्थ है? सीखना, ठीक है। और अक्षमता का तात्पर्य क्षमता के अभाव, यानी क्षमता का अभाव। तो कहने का क्या तात्पर्य हुआ? सीखने की क्षमता का अभाव, दोनों मिलाकर क्या हो गया? सीखने की क्षमता का अभाव। सीखने में कठिनाइयों या सीखने की क्षमता की अनुपस्थिति भी इसे कह सकते हैं। सीखने में कठिनाइयों को समझने के लिए हमें बच्चे के सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का आकलन करना होगा, यानी कि किन तरीकों से बच्चा सीखता है इसका हमें आकलन करना होगा। यदि बच्चे के सीखने में अक्षमता है, सीखने में कमी है, तो क्यों कमी है इसका हमें आकलन करना पड़ेगा। आखिर वास्तव में बच्चा सीखता किस प्रकार से? जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से सीखता है उसमें ही कोई कमी है, जिसके कारण बच्चा ठीक प्रकार से नहीं सीख पा रहा है। नेक्स्ट है हमारा परिभाषा। अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में, किसमें? 1963 में सैमुअल क्रिक, किसने किया था? अधिगम अक्षमता शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था? 1963 में सैमुअल क्रिक ने किया था। किसने किया था? सैमुअल क्रिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था। इन्होंने अधिगम अक्षमता को निम्न शब्दों में परिभाषित किया। ये इनकी परिभाषा है। सैमुअल क्रिक की परिभाषा क्या है? अधिगम अक्षमता को वाक्य भाषा पठन लेखन अंक गणितीय प्रक्रियाओं में से किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं में मंदता, विकृति अथवा अवरुद्ध विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किस किस में? बोलने में, भाषा में, या पढ़ने और लिखने में, या अंक गणित के प्रयोग की प्रक्रियाओं में, या इन प्रक्रियाओं में से किसी एक में, या किसी भी कई प्रक्रियाओं में यदि कमी हो
विकास में अवरोध हो तो हम उसे अधिगम अक्षमता कहेंगे। यह संभवतः मस्तिष्क कार्य विरूपता और संवेगात्मक अथवा व्यवहारिक विक्षोभ का परिणाम है। किसका किसका? कि मस्तिष्क के कार्य में सही प्रकार से कार्य ना हो पाए, या कोई संवेगात्मक दोष हो, या व्यवहारिक विक्षोभ हो, या व्यवहार में किसी तरीके का कमी हो, तो इस तरीके के परिणाम यानी अधिगम अक्षमता के परिणाम देखे जा सकते हैं, ना कि मानसिक मंदता अथवा सांस्कृतिक अनुदेशन कारक का। यानी कि ये मानसिक बीमारी का कोई कारण नहीं है, बल्कि ये संवेगात्मक अस्थिरता हो, ये मस्तिष्क में कोई समस्या हो, तब ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। फिर है अधिगम अक्षमता के प्रकार। अधिगम अक्षमता के प्रकार कई हैं, जिसमें से सबसे पहले है डिसलेक्सिया। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द किससे किससे, डस और लेक्सिया, दो शब्द कौन कौन से, डस और लेक्सिया से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कथन भाषा या डिफिकल्ट स्पीच। डिफिकल्ट स्पीच यानी बोलने में कठिनाई, डिफिकल्ट स्पीच, डिसलेक्सिया। कथन भाषा या डिफिकल्ट स्पीच वर्ष 1887 में एक जर्मन नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा खोजे गए इस शब्द को अंधता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंधता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसे एक नेत्र रोग विशेषज्ञ ने खोजा था 1887 में, इस शब्द को डिसलेक्सिया, जिसका अर्थ होता है भाषा या कठिन भाषा या डिफिकल्ट स्पीच। यह भाषा के लिखित रूप, मौखिक रूप एवं भाषाई दक्षता को प्रभावित करता है। किसके किसके? भाषा के लिखने को, बोलने को तथा उसमें दक्षता हासिल करने की कमी को प्रभावित करता है। यह एक सामान्य बीमारी है। डिसलेक्सिया क्या है? एक सामान्य बीमारी। इसमें बोलने, पढ़ने, लिखने में समस्या आती है भाषा की। इसके लक्षण कौन कौन से हैं? वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, यानी कि क ख ग घ जो वर्णमाला होती है, इनके अधिगम में, इनको सीखने में कठिनाई आती है। दूसरा है अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई। जो अक्षरों की ध्वनियाँ होती हैं, जो बोलने में निकलती हैं, उनको सीखने में भी कठिनाई आती है। एकाग्रता में कठिनाई, यानी कि यह अपना ध्यान किसी चीज़ में नहीं लगा पाते हैं। पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होना, यानी जब पढ़ते हैं तो स्वर गायब कर देते हैं, कोई भी स्वर जो है वो गायब कर देते हैं। नेक्स्ट है शब्दों को उल्टा या अक्षरों को इधर उधर करके पढ़ना, यानी अगर कोई शब्द लिखा होता है तो उसको इधर उधर उसका अक्षर कर देते हैं या शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं। फिर है वर्तनी दोष से पीड़ित, इनको सही से उच्चारण करने नहीं आता, शब्दों का उच्चारण नहीं आता तथा वर्तनी का दोष होता है इनमें। शब्दकोश का अभाव, इनके पास बहुत सारे शब्द नहीं होते, शब्दों का अभाव होता है, इनको भाषा का सही ज्ञान नहीं होता। समान उच्चारण वाली ध्वनियों को ना पहचान पाने, जिन शब्दों के उच्चारण की ध्वनियाँ जो है मिलती जुलती होती हैं, उनको नहीं पहचान पाते, उनको अलग अलग नहीं कर पाते। जैसे कल, नल, इसकी ध्वनियाँ एक हो तो इनमें अंतर नहीं कर पाते हैं। फिर भाषा का अर्थपूर्ण प्रयोग न करना, यानी कि ये किसी भी शब्द का, भाषा का प्रयोग जो है सही प्रकार से नहीं कर पाते, उसका सही अर्थ नहीं निकलता, उसको गलत तरीके से प्रयोग करते हैं। क्षीण स्मरण शक्ति, इनकी याददाश्त भी धीरे धीरे बहुत कमज़ोर हो जाती है, ये चीज़ों को भूलने लगते हैं। फिर नेक्स्ट है उपचार। डिसलेक्सिया वैसे पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकता है, इसका उपचार जो है पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए नहीं है, किंतु यदि सही तरीके का शिक्षण, अधिगम, निर्देशन मिलता है तो कुछ हद तक ये ठीक हो सकता है या कम हो सकता है। नेक्स्ट है डिसग्राफिया। अधिकतम अक्षमता वो प्रकार जो लेखन क्षमता को प्रभावित करती है। यह अधिगम अक्षमता का वो प्रकार है जिसमें लेखन क्षमता यानी लिखने में समस्या आती है।
यह वर्तनी संबंधी कठिनाइयाँ, खराब हस्तलेखन और अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है। किस किस रूप में? कि वर्तनी का दोष होता है, सही प्रकार से शब्दों को लिख नहीं पाते, उनकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी होती है, तथा वो अपने विचारों को लिख कर प्रदर्शित नहीं कर पाते। उनके जो भाव होते हैं, उनके जो अपने स्वयं के विचार होते हैं, उन्हें वो लिख कर प्रदर्शित नहीं कर पाते, लिख कर अपने भाव दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते। इसमें है लक्षण। पहला है लिखते समय स्वयं से बातें करना। जब इन्हें कुछ लिखने के लिए दिया जाता है तो ये खुद से ही बातें करते रहते हैं। इन्हें लिखते समय परमानेंट कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, चाहे कुछ भी अपने बारे में ही कुछ बोल रहे हैं या कुछ ना कुछ कहानी, कुछ भी बोलते रहते हैं। फिर है अशुद्ध वर्तनी या अनियमित रूप से आकार वाले अक्षर को लिखना, यानी अशुद्ध लिखते हैं। इनका जो लेखन होता है वो शुद्ध नहीं होता, हमेशा शब्दों को गलत लिखते हैं। फिर है पठनीय होने पर भी कॉपी करने में अत्यधिक श्रम का प्रयोग होना, यानी कि जो शब्द आसानी से पढ़े जा सकते हों उनको देखकर लिखने में भी इन्हें बहुत कठिनाई होती है, बहुत समस्या आती है। देखकर लिखने में भी, कहीं और से कॉपी करना है तो भी नहीं कर पाते, भले वो आसानी से पढ़ा जा सके तब भी। फिर अपठनीय हस्तलेखन, इनकी हैंडराइटिंग इतनी गंदी होती है कि उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है, पढ़ने में समस्या होती है। फिर है लाइनों को का ऊपर नीचे लिया जाना एवं शब्दों के बीच अनियमित स्थान छोड़ना, यानी कि जब लिखते हैं तो ऊपर की लाइन कभी लिख देते हैं, कभी नीचे की लाइन लिख देते हैं। उनका दो शब्दों में दूरी जो है वो अनियमित होती है, कभी कभी बहुत पास लिखने लगते हैं, कभी बहुत दूर दूर लिखने लगते हैं, यानी उनके लेखन में कोई क्रम नहीं होता। फिर है अपूर्ण अक्षर शब्द लिखना, यानी शब्दों और अक्षरों को अपूर्ण लिखना, पूर्ण ना लिखना, उनका पूर्ण शब्द नहीं लिखा, आधा ही लिखकर छोड़ देते हैं। कुछ भी लिखने को कहा जाए तो आधा ही अक्षर लिखने को कहा जाए तो अक्षर लिख के छोड़ देना, तो अपूर्ण लिखते हैं। लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़ या लेखन सामग्री को कागज के बहुत नज़दीक पकड़ना, यानी कि लेखन सामग्री यानी पेन या पेंसिल का प्रयोग जो है सही तरीके से नहीं करते। ये क्या करते हैं कि या तो पेंसिल को बहुत नीचे पकड़ते हैं, कागज़ के पास पकड़ते हैं, या कसकर नहीं पकड़ते, वो हमेशा छूट जाती है, गिर जाती है पेंसिल। फिर नेक्स्ट है उपचार। चूँकि यह एक लेखन संबंधी विकार है, अतः इसके उपचार के लिए आवश्यक है कि अधिगम अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति को लेखन का ज़्यादा अभ्यास करा जाए। क्या समस्या है कि इसमें जो है बच्चों को अधिक से अधिक लिखने दिया जाए, क्योंकि लेखन से संबंधित समस्या है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो उनकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने पर उनको वर्तनी का जो दोष है, शब्दों को किस तरीके से लिखना है, इसका भी ज्ञान हो जाता है, सही तरीके से लिखने लगते। तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि लिखकर ये अपनी वर्तनी दोष तथा हैंडराइटिंग को सुधार सकें। नेक्स्ट है हमारा डिस्कैलकुलिया। यह एक व्यापक पद है जिसका प्रयोग गणितीय कौशल अक्षमता के लिए किया जाता है। यह एक क्या है? व्यापक शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। इसका प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? अंक गणित यानी अक्षरों के कौशल से संबंधित अक्षमता में किया जाता है, यानी कमी में, क्षमता की या योग्यता में कमी में किया जाता है। इसके अंतर्गत अंकों, संख्या के अर्थ को समझने की अयोग्यता से लेकर अंक गणितीय समस्या के समाधान में सूत्रों एवं सिद्धांतों के प्रयोग की अयोग्यता तथा सभी प्रकार की गणितीय अक्षमता शामिल है। इसमें क्या है कि अंकों का सही ज्ञान नहीं होता तथा उनकी संख्याओं की समझ नहीं होती कि 4 किसे कहते हैं या 40 किसे कहते हैं, 4 कैसे लिखते हैं, इसका उनको सही तरीके से ज्ञान नहीं होता। इन्हें ना तो सूत्रों का ज्ञान होता है कि किस सूत्र पे कैसे कोई सवाल हल करना है या कैसे निकालना है, सिद्धांत इन्हें नहीं पता होते, अंकगणित इनको सिद्धांत नहीं पता होते हैं। तो ये गणित से संबंधित यानी संख्याओं से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो सारे किस में आते हैं? डिस्कैलकुलिया में आते हैं।
तो इसमें क्या है, सबसे पहले लक्षण क्या है, नाम या चेहरा पहचानने में कठिनाई। ये किसी ऐसे रोग से ग्रसित बच्चे जो होते हैं वो किसी का ना तो नाम पहचान पाते हैं और ना ही चेहरा पहचान पाते हैं। दूसरा, अंगगणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई। संक्रियाओं के चिन्ह यानी प्लस माइनस के चिन्हों को इनको पता नहीं होता, तथा अंकों का ज्ञान ही नहीं होता इनको कि कौन सा अंक 4 है, कौन सा 5 है, कौन सा 10 है। इनको अंकों से संबंधित कोई ज्ञान नहीं होता। गिनने के लिए उंगलियों का प्रयोग करते हैं। छोटी से छोटी संख्याओं को गिनने के लिए ये उंगलियों पे गिनते हैं, इन्हें गिनने में कठिनाई होती है, उंगलियों का प्रयोग करते हैं। वित्तीय योजना या बजट बनाने में कठिनाई। जब इन्हें छोटे से छोटा बजट भी किसी चीज़ का बनाना होता है, किसी कार्यक्रम का या घर का या किसी अन्य तरीके का, तो इन्हें बहुत समस्या होती है। बजट बनाने में इनको बहुत समस्या होती है कि किस प्रकार बजट बनाया जाए। फिर है चेक बुक के प्रयोग में कठिनाई है। बैंकों में यूज होने वाले चेक बुक, जिसमें से जो है धनराशि निकाली या जमा धनराशि निकाली जाती है, उनमें उनके प्रयोग में भी इन्हें कठिनाई होती है, क्योंकि इन्हें संख्याओं का ज्ञान नहीं होता। इन्हें ये ज्ञान नहीं होता कि कितने अंक उसमें भरने हैं, इसका इन्हें ज्ञान नहीं होता। दिशा का ज्ञान अभाव होता है। इन्हें दिशा का ज्ञान नहीं होता कि पूरब कौन सी दिशा है, पश्चिम किस तरफ है, उत्तर किस तरफ है, दक्षिण किस तरफ है, इसका इन्हें ज्ञान नहीं होता दिशाओं का। फिर नगद अंतरण या भुगतान से डर। ये किसी को भी नगद देने से डरते हैं, क्योंकि इन्हें जो है अंकों का जोड़ घटाने का सही ज्ञान नहीं होता। इसलिए किसी भी चीज़ की पेमेंट करने से इन्हें डर लगता है कि ये कहीं गलत पेमेंट ना कर दें, अधिक या कम पेमेंट ना कर दें। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, समय की अनुपयुक्त समझ के कारण समय सारणी बनाने में कठिनाई। इन्हें समय का ज्ञान नहीं होता, इन्हें घड़ी देखने का ज्ञान नहीं होता, 12 कब बज रहा है, 1 कब बज रहा है, 2 कब बज रहा है, इसका इन्हें ज्ञान नहीं होता। जिस वजह से जब समय सारणी यानी टाइम टेबल बनाया जाता है तो उसमें भी इन्हें बहुत कठिनाई होती है। फिर नेक्स्ट है उपचार, डिस्कैल्कुलिया में उपचार। पहला है उचित शिक्षण अधिगम रणनीति द्वारा डिस्कैल्कुलिया को कम किया जाता है। यानी कि यदि सही प्रकार से शिक्षण दिया जाए, सिखाया जाए, तो डिस्कैल्कुलिया को कम किया जा सकता है, यानी कि इस रोग को, इस अक्षमता को कम किया जा सकता है। पहला क्या है इसमें, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करना। यानी कि जीवन की वास्तविक परिस्थिति जो हमारे आसपास की, जो इस तरीके की अंकों जोड़ घटाने से संबंधित जो समस्याएं हैं, उनसे संबंधित उदाहरण दे करके सिखाना। जैसे सब्जी लेने गए तो कितने रुपए दिए, कितने रुपए लिए, या कोई सामान खरीदने गए तो दुकानदार को कितने रुपए दिए और कितने वापस मिले। तो इस तरीके से जो व्यवहारिक चीज़ें, इनको सिखाकर इनकी समस्याओं को कुछ कम करना। दूसरा है गणितीय तथ्यों को याद करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करना। यानी गणित से संबंधित जो सूत्र हैं, सिद्धांत हैं, इनको याद करने के लिए दूसरे विषयों की तुलना में अधिक समय देना चाहिए। जैसे अगर बाकी हिस्ट्री में या हिंदी में या ज्योग्राफी में जो समय दे रहे हैं, उससे अधिक समय हमें गणित में देना होगा। क्यों? क्योंकि हमने उस बच्चे में किस में कमी है, डिस्कैल्कुलिया रोग से ग्रसित है, अंकों से उसकी समझ जो है वो थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट है फ्लैश कार्ड एवं कंप्यूटर गेम्स का प्रयोग करना। इसका क्या तात्पर्य है कि अंक गणित से चूंकि उसको बहुत डर लगता है, उसके सही नहीं है, तो उसको इस तरीके से पढ़ाना ताकि उसको और रुचि जागृत हो। उसका फ्लैश कार्ड दिखा करके समझाना। या बच्चे कंप्यूटर पे गेम खेलना बहुत पसंद करते हैं, तो उसे कंप्यूटर में गेम के द्वारा उसकी शिक्षा प्रदान करना कि किस प्रकार से अच्छा गेम खेल सकता है, कैसे अपने गणित की उस कौशल को विकसित कर सकता है। नेक्स्ट है गणित को सरल करना और यह बताना कि यह एक कौशल है जिसे अर्जित किया जा सकता है, क्योंकि इससे जो है गणित से वो बहुत डरते हैं। तो इस प्रकार से इसे आसान बनाना, उनको खेल खेल में सिखाना और उनको ये बताना कि ये अर्जित किया जा सकता है, यानी कि सीखा जा सकता है, इस समस्या को दूर किया जा सकता है, ताकि उनकी और रुचि इसमें हो सके और इंटरेस्ट ले खेलने में, जोड़ घटाने में। जोड़ घटाने को खेल खेल में उनको सिखाना चाहिए ताकि उनके कौशल का विकास हो सके और उनके मन से
यह डर भी दूर हो सके। नेक्स्ट है हमारा डिस्फेशिया। क्या है? डिस्फेशिया। ग्रीक भाषा के दो शब्द डिस और फासिया किससे मिलकर बना है? डिस और फासिया। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे किससे? डिस और फासिया, जिसके शाब्दिक अर्थ हैं अक्षमता एवं वाक्य होते हैं, यानी कि बोलने से संबंधित यह विकार होता है डिस्फासिया। शब्द डिस्फासिया का शाब्दिक अर्थ वाक्य अक्षमता से है। यह एक भाषा एवं वाक्य संबंधी विकृति है। यह एक भाषा है या वाक्य संबंधी विकृति, यानी बोलने में कठिनाई आती है। इसमें ये वाक्य से संबंधित रोग होता है, विकृति होती है। इससे ग्रसित बच्चे अपने विचार अभिव्यक्ति को व्याख्यान के समय कठिनाई से महसूस करते हैं। यानी कि ऐसे बच्चे जो होते हैं अपने विचारों को अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, दूसरों के सामने दूसरों तक अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, अपने विचारों को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते। फिर नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया यह मुख्य रूप से चित्रांकन संबंधी अक्षमता, यानी चित्रों से संबंधित, संकेतों से संबंधित अक्षमता होती है। इससे ग्रसित बच्चे लिखने एवं चित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। इससे ग्रसित बच्चे क्या होते हैं? लिखने में उन्हें कठिनाई होती है तथा चित्र बनाने में भी उन्हें कठिनाई होती है। जब कोई चीज़ लिखना होता है, ये चित्र बनाना होता है, तो उनसे बन नहीं पाता। तो वो बच्चे किससे ग्रसित होते हैं? डिस्प्रैक्सिया। तो ये सारे कौन से थे? हमारे अधिगम अक्षमता के प्रकार थे। यानी अधिगम का अर्थ सीखना हो गया और क्षमता का मतलब कमी या क्षमता में कमी। तो ये सारे जो है हम के कारण हमें सीखने में समस्या उत्पन्न होती है, चाहे वो पढ़ने लिखने से संबंधित हो, बोलने में हो, भाषा से संबंधित हो या अंक गणित से संबंधित हो। ये सारे जो हैं हमारे सीखने की क्षमता में कमी लाते हैं। इन्हें अलग अलग तरीकों से इनका उपचार किया जा सकता है तथा इन्हें कुछ हद तक कम किया जा सकता है। लगातार अभ्यास किया जाए तथा उचित मार्गदर्शन तथा निर्देशन द्वारा इन्हें कम किया जा सकता है तथा शिक्षक को इन कमियों पर विशेष ध्यान देना होता है तथा किस प्रकार इन्हें दूर किया जाए इस पर ध्यान देना पड़ता है। ऐसे ग्रसित इन कमियों से, अक्षमताओं से ग्रसित बच्चों पर शिक्षक को विशेष रूप से ध्यान देना होता है ताकि वे अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें छोड़कर भागे नहीं, पढ़ाई लिखाई से दूर न हो, बल्कि अपनी कमियों को धीरे धीरे कम करें, अभ्यास द्वारा धीरे धीरे कम करें। यह शिक्षक के मार्गदर्शन में ही हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे अधिगम अक्षमता वाला चैप्टर समाप्त होता है।